नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। इसे हम एकीकृत पेंशन योजना भी कहते हैं, जो सरकार द्वारा चलाया गया सबसे नया प्रोजेक्ट है। इससे पहले एनपीएस हम यूज करते थे, उससे पहले ओपीएस यूज किया जाता था जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, एनपीएस जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। तो इन दोनों से इसमें क्या अलग है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूपीएस का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये योजना कब से शुरू होगी। तो ये योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। अब इस योजना के शुरू होने के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है कि अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं तो वहां पर वो यूपीएस का विकल्प चूज करेंगे और वहां से वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि नए कर्मचारी जो आएंगे यानी कि जो सरकारी कर्मचारी बनेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद, उनके लिए क्या होगा, वो 30 दिनों के अंदर ये निर्णय लेंगे कि उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में भागीदारी निभानी है या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज करना है। तो 30 दिनों के अंदर ये उनको तय करना होगा। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक के द्वारा आप वहां पर करेंगे और क्लिक करने का आपको एक ही मौका मिलेगा, यानी कि अगर आपने एनपीएस चूज किया है तो फिर आपको यूपीएस चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप यूपीएस चूज करते हैं तो आपको एनपीएस चूज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि आप केवल एक बार एनपीएस या फिर यूपीएस का विकल्प चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। यूपीएस राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जब यहाँ पर केंद्र सरकार में अप्लाई हो जाएगा उसके बाद वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्य उसे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो सरकार जो है, राज्य सरकार, वो इसको अप्लाई करा सकती है। इसके बाद पेंशन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो पेंशन आपको मिलेगी, जो आपकी सर्विस के अंतिम 12 महीने हैं उसका औसत निकाला जाएगा बेसिक प्लस डीए का, और उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पेंशन आपको मिलेगी ये तब मिलेगी जब आपकी सर्विस 25 वर्ष से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष से ज्यादा है और 25 वर्ष तक है तो उस केस में आपको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा आपके टाइम पीरियड के ऊपर, तो वो वेरी करेगी, लेकिन कम से कम 10,000 आपको पेंशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो है वो रिटर्न उसमें बाजार पर निर्भर नहीं करता है कि अगर बाजार नीचे जा रहा है तो वो आपका कम या ज्यादा नहीं होगा, वो आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। निवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 10% कर्मचारियों का निवेश करना होता है बेसिक और डीए को मिलाकर। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो 18.5% निवेश इसमें सरकार करेगी। उसके बाद देखिए परिवार पेंशन की बात करते हैं तो परिवार पेंशन में जो रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जितनी अंतिम पेंशन उनको मिली थी उसका 60% परिवार को दे दी जाएगी। ये महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो जो परिवार पेंशन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के समय एक मुश्त आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो आपका बेसिक और डीए है उसका 1/10 भाग रिटायरमेंट के समय एक मुश्त आपको दे दिया जाएगा। आपने कितने वर्षों तक सर्विस किया है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। पदोन्नति वाले को यहाँ पर नुकसान होगा। अब पदोन्नति वालों को नुकसान क्यों होगा यूपीएस में? मान के चलिए आपका रिटायरमेंट से 5 महीने पहले या अंतिम वर्ष में प्रमोशन होता है, तो उस समय जब आपका प्रमोशन होगा तो आपकी पहले पेंशन के हिसाब से जो लास्ट मंथ की सैलरी होती थी उसके हिसाब से आपको 50% दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज में जब पदोन्नति होगी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पहले सैलरी थी वो कम थी, तो जब एवरेज निकलेगा तो यहाँ पर थोड़ा लॉस आपको हो जाएगा। हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूपीएस में कर लाभ भी मिलेगा, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसमें कर लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कर्मचारियों का 10% जमा होता है।
तो कर्मचारियों की वजह से इसमें जो कर है वो आपको छूट मिल जाएगी। बेसिक और डीए अगर किसी का 50,000 रुपये है तो उसे एक मुश्त कितना रकम मिलेगा, ये हम यहाँ पर अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें 25 वर्ष की सेवा होने पर कितना मिलेगा। तो सारा कुछ कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं, इसकी सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एनपीएस में खाता खुलवाना चाहते हैं। तो आइए इसकी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी निजी संस्था में आप वर्क करते हैं या फिर आप असंगठित क्षेत्र में हैं और उसमें आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, तो ये सारे कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो सभी एनपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो भारत सरकार ने किया गया था, जो कि एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक का मतलब है ये आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप एनपीएस चाहते हैं तो एनपीएस करा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कराना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए कि एनपीएस की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 में की गई थी। उस समय एनपीएस को लाया गया था कि एक नेशनल पेंशन स्कीम बनाई जाए, जिससे कि रिटायरमेंट होने के बाद लोगों को कुछ सहायता मिले। तो वित्तीय सहायता देने के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का यहाँ पर गठन किया गया था। अब बात करते हैं पात्रता की। तो इसके लिए सबसे बड़ी पात्रता है कि आप भारत के निवासी होने चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक है तो वो इसके लिए पात्र है। अगर आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जब आप एनपीएस का खाता खुलवाते हैं तो आपकी आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि निवेश आप कब तक कर सकते हैं। तो जब तक आपकी 75 वर्ष की आयु होती है उस समय तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एनपीएस का खाता संयुक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एनपीएस के खाते में आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप अपने बेटे को, बेटी को या फिर अपनी वाइफ को जोड़ना चाहते हैं, तो वो इसमें आप जोड़ नहीं सकते। तो ये एक एकल खाता होता है जो आप ही के नाम पर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 वर्ष की आयु होने पर आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष होती है और अगर आप पेंशन के लिए चाहते हैं कि मुझे अब 60 वर्ष के बाद मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप निकासी की अगर हम बात करें तो सेवानिवृत्त यानी कि जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको 20% धन निकाल सकते हैं। जितना आपका एनपीएस में जमा राशि होती है उसका 20% आप रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं। उसके बाद शेष जो राशि है वो आपकी मासिक पेंशन में आपको मिल जाएगी, तो उसको मासिक पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लाभ आपको मिलते हैं। तो कर लाभ इसमें मिलता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। धारा 80C और 80CCD के तहत इसमें कर में छूट आपको दी जाती है। एनपीएस का जो खाता होता है एक पोर्टेबल खाता होता है, यानी कि अगर आप एक संस्थान को छोड़कर दूसरी संस्थान में जाते हैं तो आप उसको खाते को पोर्टेबल है पोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें कि खाता आपको कहाँ पर खुलवाना होता है। तो आप किसी भी बैंक में या फिर किसी वित्तीय संस्थान में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड दोनों ही तरीके से खाता खुलवा सकते हैं। लाभ की अगर बात करें तो इसमें सेवानिवृत्त के बाद आपको गारंटी दी जाती है कि कुछ इनकम आपको दी जाए। तो यानी कि जो आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद पेंशन आपको जरूर दी जाएगी। कर में लाभ मिलता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि धारा 80C और 80CCD के तहत कर में छूट इसमें दी जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक खाता होता है ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबिलिटी इसमें होती है, यानी कि आपका खाता एक संस्थान से दूसरे संस्थान के लिए पोर्ट हो जाएगा। और निवेश के लिए जो विभिन्न विकल्प हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी सेक्टर, जैसे कि आपका केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, जो आपके सरकारी सेक्टर में आते हैं। निजी सेक्टर जैसे कि आपके कॉरपोरेट की बात करते हैं, या फिर भारत का कोई भी नागरिक है वो इसमें खाता खुलवा सकता है। मृत्यु होने के बाद की बात अगर बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष से पहले
तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो संचित पेंशन की राशि है वो उसके नामित जो नॉमिनेट किया होगा, उसने उसमें नॉमिनी बनाया होगा उसको दे दी जाएगी। अगर नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो जो भी उसका कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होगा उसको दे दी जाएगी। एनपीएस दो प्रकार की होती है, जिसमें टायर 1 और टायर 2। टायर 1 और टायर 2 में क्या डिफरेंस है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। धन्यवाद।